हेलो एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So good afternoon everyone. So यहाँ पे आपके पेपर 1 के पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। MCQs के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप इस क्लास को डेली अटेंड करिए। सो इसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है। सो देखते हैं आपको प्लेटफॉर्म से क्या क्या मिलता है। आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। यूजीसी के मतलब पेपर 1 के आपको मिलते हैं पीडीएफ्स, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं कि मतलब किस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है ना। हाँ, मतलब ऑल अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिलती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज आज का। जो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अकबर एबॉलिश्ड जिजिया इन 1564 बट रीइंपोज्ड इट सब्सिक्वेंटली। अकबर ने एबॉलिश किया था जिजिया को 1564 में, बट इसको रीइंपोज दोबारा लाया गया फिर। तो रीजन क्या कहता है, एज अ यंग मैन ही वाज क्वाइट लिबरल एंड टॉलरेंट बट बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एज ही मैच्योर्ड। यानी जैसे ही वो मैच्योर होता गया तो वो रिएक्शनरी बन गया, है ना, ऑर्थोडॉक्स बन गया है, ठीक है। तो पहले क्या था, वो लिबरल और टॉलरेंट था, ठीक है। यस, जब वो मैच्योर होता गया तो वो रिएक्शनरी और ऑर्थोडॉक्स बन गया। ओके, सो आपको बताना यहाँ पे कौन सा फॉलो करता है। आपके पास टाइम है 40 सेकंड में आपको देता हूँ, 40 सेकंड में आप आंसर कर लो। चलो वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बताना है अगर ए ट्रू है तो आर फॉल्स है तो ए आएगा, अगर ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो बी आएगा, अगर दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो सी आएगा। इस तरह ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो होता जाएगा। डी तब आएगा जब दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा एक्सप्रेशन का। ओके, तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सी पार्ट कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है कि अकबर ने जिजिया को अबॉलिश किया था 1564 बट इसको दोबारा लाया गया फिर, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अब ये वाला भी करेक्ट है कि जैसे वो मतलब पहले क्या था, वो था लिबरल और टॉलरेंट था, ठीक है, बट उसके बाद वो ऑर्थोडॉक्स बन गए और रिएक्शनरी बन गए जब भी वो मैच्योर होता गया। ओके, सो दैट मीन्स कि दोनों करेक्ट है, बट ये वाला जो ऑप्शन है, ये रीजन जो है ये इसके साथ मिलता नहीं है, ठीक है। अबॉलिश किया गया जिजिया को, अगर इसके साथ थोड़ा जिजिया के साथ थोड़ा सा मिलता होगा तो ये क्या था, करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन था, इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड को बोला गया ये गोल्डन एज है इंडियन हिस्ट्री का। रीजन क्या है, गुप्ताज इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गुप्ताज ने इशू किया है, यानी उसने जारी कर दिया है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स के, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। आप आंसर करो, आपके पास टाइम है। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। देखो, सोच समझ के आंसर करना चाहिए, ठीक है। आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, यानी दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है। सो सी पार्ट
इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जो गुप्ता पीरियड जो है इसको गोल्डन एज बोला गया इंडियन हिस्ट्री में, और गुप्ताज ने इशू किया है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है दोनों। अब ये जो यहाँ पे कह रहा है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, यहाँ पे नहीं कहा गया कि क्यों कहा जाता है। अब गुप्ता ने इशू किया गोल्ड कॉइन्स तभी कहा जाता नहीं, इसे मतलब ये अलग स्टेटमेंट है कि गुप्ताज जो है उन्होंने जारी किया है बहुत सारे कॉइन्स को, ठीक है, वो भी गोल्ड कॉइन्स, तो तभी ये ठीक बन रहा है, बट इसके रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एसेप्शन क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, बहुत सारे हिमालयन रिवर्स वो क्या पेरिनियल है। रीजन क्या, दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो, तो वो कैसे मतलब चल रहे हैं वो हिमालयन रिवर्स, तो जब स्नो मेल्ट होता है तब वो उनमें पानी आ जाता है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। देखो इधर उधर की बातें मत करो, आप फोकस कर लो खाली आंसर्स पे। ठीक है, हाँ, बीच में बातें मत करो। जो भी अगर आपको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो आप बैठ जाओ, आराम कर लो, आपके लिए नींद काफी है। ठीक है, आपके लिए जगह होंगे घर में बहुत, तो आप सो जाओ बेड पे। ठीक है, सो जिनको पढ़ना है वो आंसर कर लो। ठीक है, हाँ, बीच में बातें मत करो, कोई बात नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा उसको ब्लॉक हम कर देंगे। ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। डी पार्ट कैसे इसका आंसर आएगा वो देखते हैं। डी पार्ट क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो कैसे, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, यानी बहुत सारे हिमालयन रिवर्स के पेरिनियल है। सो यानी हिमालयन रिवर्स की बात अगर हम करेंगे, इनमें ये मतलब कश्मीर पीर पांचाल रेंज जो आता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया थोड़ा सा आता है इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये सारे जो माउंटेन्स है ये हिमालयाज में आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्नो रहता है या आइस रहता है, तो वो आइस जब मगर ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि यानी रिवर्स में पानी आ जाता है। हिमालयन रिवर्स जो आ जाते हैं तो वो वहीं से उसी स्नो से आ जाते हैं। ओके, सो ये जो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, और ये जो ये इसके रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये इसके रिलेटेड है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो है वो उनका पानी जो आता है वो इसी मेल्टिंग स्नो से आ जाता है, जो उनमें हिमालयन माउंटेन्स में स्नो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। असर्शन एक अर्थवर्म्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, अर्थवर्म्स जो है वो ठीक नहीं है किसके लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए। रीजन क्या कहते हैं, अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन द सॉइल, अर्थवर्म्स जो है वो सॉइल को मतलब ब्रेक डाउन करते हैं फाइन पार्टिकल्स में, तो उससे क्या होता है कि जो धरती यानी जो जमीन मिट्टी जो है ना, मिट्टी जो है मिट्टी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो आपको बताना अब कौन सा करेक्ट आएगा, आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। बी पार्ट क्या है, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। देखो कैसे, अर्थवर्म्स गुड नहीं है, अच्छे नहीं है किसके लिए, एग्रीकल्चर यानी सॉइल के लिए। तो ये वाला अब फॉलो मतलब ये वाला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि अर्थवर्म्स जो है वो मतलब हम कहेंगे कि यानी बेनिफिशियल है या फायदामंद है किसके लिए, सॉइल के लिए। ठीक है, तो उससे एग्रीकल्चर लैंड जो बन जाता है वो सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, किन की वजह से, अर्थवर्म्स की वजह से। ओके, सो अब यहाँ पे ये कह रहे नहीं है अच्छे, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। अब यहाँ पे अगर होगा कि आर गुड फॉर, तब ये ठीक था। ठीक है, अगर आर गुड फॉर, बट यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे ये फॉल्स है। अब यहाँ पे ये है अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन द सॉइल, अर्थवर्म्स जो है ये सॉइल को मतलब सॉफ्ट बनाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल को। ठीक है, सॉइल को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, जब ये अर्थवर्म्स उसमें रहते हैं। ओके, सो जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है उससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट बन जाती है। ठीक है, सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला ट्रू है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट।
चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। The Greek influence on the Indian art manifested itself in the form of Gandhara school of art and moved from Takshila to Mathura and Sarnath। इन्हें जो ग्रीक्स थे उन्होंने ज्यादा फोकस किया इंडियन आर्ट पे, ठीक है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें उनको ज्यादा फोकस किया है, जो फिर आगे उसके बाद कहाँ, तक्षशिला में, उसके बाद मथुरा में, उसके बाद सारनाथ में, ठीक है। तो इन जगहों पे उन्होंने ये इंडियन आर्ट देखा है और उसको इंडियन आर्ट एक नाम पड़ा। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आर्ट बिकेम एंटायरली एंड ट्रूली इंडियन, यानी गुप्ता पीरियड में पूरा आर्ट जो था वो दिखाई दिया कि ये इंडियन आर्ट है, ठीक है। सुबह को बताना है कौन सा फॉलो करता है, आप आंसर कर लो। आप खुद भी सोचो कि आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आपको टाइम देता हूं, 40 सेकंड बहुत होते हैं, 40 सेकंड में आपको आंसर करना होता है। ओके, यस, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो इधर उधर की बात मैं दोबारा बताऊंगा, इधर उधर की बातें मत करो। अगर आप इधर उधर की बातें करोगे तो क्लास होने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको खाली पढ़ना है, पढ़ने के लिए आ जाओ और कुछ ले जाओ, ठीक है, अपने साथ में, है ना। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी पार्ट क्या है, दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो ग्रीक्स ने इंडियन आर्ट को देखा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, फिर वो तक्षशिला में देखा, फिर मथुरा में, फिर सारनाथ में देखा, कौन सा, ये इंडियन आर्ट को इन्होंने फोकस किया उधर। अब कह रहा कि रीजन क्या कहता है कि तो ये ठीक है ना, ये करेक्ट है। अब ये कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो है ना आर्ट बिकेम एंटायरली एंड ट्रूली इंडियन, आर्ट बन गया क्या, इंडियन। तो यानी आर्ट दिखाई दिया इंडियन, बट ये बात नहीं है, यहाँ पे ग्रीक्स की बात है, यहाँ पे गुप्ता पीरियड की बात है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये दोनों करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी हैवी वाटर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। रीजन के थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर फिशन रिएक्शंस इन ए रिएक्टर, जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है फिशन रिएक्शंस रिएक्टर में। ओके, सो आप सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए 40 सेकंड में। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, मैं दोबारा बताऊंगा। हैवी वाटर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए मॉडरेटर, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनाया जाता है ना, उसमें मॉडरेटर किसको माना जाता है, जब ज्यादा पानी होता है, हैवी वाटर को। अब जो रीजन है कि थर्मल न्यूट्रॉन जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर फिशन रिएक्शन, जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं तो थर्मल न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है इस्तेमाल, उनको रिएक्टर में। आपको बताना है इसी के हिसाब से कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या कौन सा फॉल्स है, या दोनों करेक्ट है। चलो बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। अभी भी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यस। तो सी पार्ट क्या है कि दोनों करेक्ट है। हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर जो यूज किया जाता है मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये भी करेक्ट है। थर्मल न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है जब फिशन रिएक्शन होती है रिएक्टर में, तो वो यूज होते हैं, दोनों करेक्ट है। बट यहां अलग बात है, यहां अलग बात है, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों करेक्ट है और रीजन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर ये रीजन इसके बारे में होता तब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द ग्रीन बेल्ट रिप्रेजेंट्स प्लानिंग कंसेप्ट फॉर कंट्रोलिंग द फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ लार्ज सिटीज, यानी ग्रीन बेल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लानिंग कंसेप्ट किसके लिए, कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सपेंशन के लिए लार्ज सिटीज में। रीजन के ग्रीन बेल्ट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए प्लानर सिटी, ग्रीन बेल्ट जो होता है ये एक प्लानर कंपोनेंट होता है, प्लानर एक इंटीग्रल का मेन कंपोनेंट होता है किसमें, प्लानट सिटी में, ठीक है। जो भी प्लानट सिटी होती है, यानी जो अच्छी खासी सिटी होती है, मॉडल टाउन्स होते हैं, ठीक है, उनमें ग्रीन बेल्ट क्या होता है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। अब आपको बताना है कौन सा इसको फॉलो करता है, आप आंसर कर लो।
सब उनका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड। देखो आप अच्छे बच्चे हैं, मतलब कभी कल बहुत झगड़ा किया आपने लाइव चैट में, ठीक है, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फोकस करिए सिर्फ पढ़ने पे, क्योंकि अभी टाइम है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, फिर आपको टाइम ये भी नहीं मिल जाएगा, ठीक है, 20 सितंबर, फिर आप उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। फिर आपने बोला होगा कि नहीं हाँ सर हमें क्लास लेता था, सर हमें को पढ़ाता था लॉजिकल रीजनिंग या कोई और भी, तो उस वक्त आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए अभी टाइम है, अभी आप पढ़ लो। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी पार्ट क्या है? सो यही है कि यानी दोनों करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ग्रीन बेल्ट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लानिंग कंसेप्ट, किसके लिए? लार्ज सिटीज में फिजिकल एक्सपेंशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ग्रीन बेल्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट जो है ये एक मेन कंपोनेंट है प्लान सिटी का, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सेशन क्या कहते थे? द इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज वाज रिसेंटली बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी चाइनीज टॉयज जो आते थे इंडिया में, तो उनका इंपोर्ट जो है वो रिसेंटली बैन किया गया, ठीक है। रीजन क्या कहते हैं? प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड टू मेक द टॉयज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, और रीजन क्या कहते हैं? जो प्लास्टिक मटेरियल यूज होता था टॉयज बनाने के लिए, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, सो आप आंसर कर लो कि आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा वेट करता हूं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है अगर ए ट्रू है तो रीजन फॉल्स होगा, या वो तो ए आएगा। अगर ए फॉल्स है और ट्रू है ना, तो बी आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो आपस में मिलते नहीं तो सी आएगा, अगर दोनों ट्रू आपस में मिलते हैं तो डी आएगा। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है वो देखते हैं। तो यहां पे सी ये है, दोनों करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यानी जो भी चाइनीज टॉयज जो है उनका इंपोर्ट जो आते थे चाइना से, उनको बैन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, ये तो सही है। अब प्लास्टिक मटेरियल जो यूज होता है टॉयज में वो नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं था। अब ये वाला जो है ये क्यों नहीं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कोई बता सकता है आप में से? देखो यहां पे जो प्लास्टिक मटेरियल जो यूज होता था, अब ये नहीं बोला गया है कि ये चाइनीज टॉयज का था। अगर यहां पे यूज होता है कि यानी द प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड टू मेक द चाइनीज टॉयज, ठीक है, तब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। यहां पे टॉयज के बारे में बोला गया, वो टॉयज इंडिया के भी हो सकते हैं, वो टर्की के भी हो सकते हैं, वो चाइना के भी हो सकते हैं, वो कई और कंट्रीज के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो भी प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है टॉयज में वो नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, वो मिलता नहीं है फिर सॉइल के साथ, वो ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, उससे पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, बट ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे चाइनीज टॉयज के बारे में बोला गया, यहाँ पे खाली प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बोला गया है टॉयज का। अब वो टॉयज किसके हो सकते हैं? किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है चाइनीज टॉयज तो अब ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज अ फिजिकल चेंज। जब यानी कोल को डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एक फिजिकल चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ चलो मैं थोड़ा और टाइम देता हूं आपको। ऐसा फिजिकल चेंज डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, यानी जब फिजिकल चेंज होते हैं तो वो मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ जाती है, ठीक है, मटेरियल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ जाती है। अब आप बताओ कि आंसर कौन सा सही है या कौन सा फॉल्स है, ठीक है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। चलो मैं वेट करता हूं आपके लिए। यानी कोल टू डायमंड जो कन्वर्जन होता है वो फिजिकल चेंज है, ठीक है।
और फिजिकल चेंज जो होती है ना, उसमें मटेरियल की चेंज कोई नहीं आ जाती है, ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, कोई इधर इधर की बात नहीं करेगा, खाली आप फोकस करिए आंसर, ठीक है। क्या ए आएगा, क्या बी आएगा, क्या सी आएगा, क्या डी आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आप अच्छे बच्चे हैं, झगड़ते नहीं हैं, है ना। यस, तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है कि बोथ एंड आर ट्रू एंड आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। सो सी इसका भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी दोनों करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ कोल्ड डायमंड इज अ फिजिकल चेंज, यानी जब कोल्ड डायमंड में कन्वर्ट होता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। ये तो है ही फिजिकल चेंज। तो अब यहां पे जो फिजिकल चेंज डज नॉट, ये ध्यान में रखना, डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। जब फिजिकल चेंज हो जाते हैं तो मटेरियल की कंपोजिशन जो होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है, वो मॉडिफाई नहीं हो जाता है, ठीक है। सो दोनों करेक्ट है, बट ये इसके रिलेटेड नहीं है कि कोल या डायमंड के रिलेटेड नहीं है। हाँ, फिजिकल चेंज के रिलेटेड है, बट कोल या डायमंड के लिए नहीं बोला गया है, ओके। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तभी, बट करेक्ट है दोनों। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मनी कास्ट्स अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। यानी कास्ट एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कास्ट्स आ जाते हैं और उनको रैंक के स्टेटस के आधार पे मतलब देखा जाता है। अब रीजन क्या कहते हैं, हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पोल्यूशन एज पर एंशिएंट लिटरेचर। यानी एंशिएंट लिटरेचर के मुताबिक आजकल भी कास्ट को देखा जाता है, ठीक है। हाँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये अकॉर्डिंगली कास्ट की वजह से आज भी देखा जाता है ना। हाँ, द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन। तो इसमें हम डिफरेंस दिखाते हैं, डिफरेंस देखी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट लिटरेचर। सो आपको आंसर करना है कौन सा सही है, वो आप आंसर कर लो। चलो बहुत अच्छा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। मैंने आपको टाइम दे दिया और मैंने आपको टाइम बढ़ा दिया, इसमें आप आंसर कर लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अगर मेरा समझाना आपको समझ में नहीं आता है, हिंदी में भी दिया गया, आप हिंदी में भी पढ़ लो, ठीक है। यस, वेरी गुड। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो डी पार्ट क्या है वो देखते हैं। डी पार्ट जो है ये दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। कास्ट जो है आज भी डिफरेंट कास्ट को अरेंज किया जाता है रैंक या स्टेटस को देख के, ओके। सो है ये करेक्ट। अब हायरार्किकल ऑर्डर देखा जाता है कास्ट्स का, ठीक है। जैसे अपर टू लोअर कास्ट माना जाता है या लोअर टू अपर कास्ट माना जाता है, ठीक है। सो ये दोनों करेक्ट है। एंशिएंट लिटरेचर के मुताबिक ऑर्डर देखा जाता है कास्ट का, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है। अब ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो आई होप। अब बताओ कैसे है, सो वो मैं बताऊंगा आपको। यानी यहाँ पे कास्ट को हायरार्किकल ऑर्डर में देखा जाता है, रैंक के ऑर्डर में देखते, तो यहाँ पे भी हायरार्किकल ऑर्डर बोला गया कास्ट का है ना एंशिएंट लिटरेचर में, वो देखा जाता है ना, डिफरेंस देखे जाते हैं, डिस्टिंक्शन देखा जाता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन के रिलेटेड, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सीजनल एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरली बैकग्राउंड रीजन्स टू दैट ऑफ डेवलप्ड रीजन्स। यानी जब सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, इन्हें फॉर एग्जांपल जो खेती करते हैं, जब उनकी खेती बाड़ी खत्म हो जाती है तो वो माइग्रेशन करते हैं, है ना। वो एग्रीकल्चर लेबरर्स जो है, यानी जो लेबर होता है वो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि
अब वो एग्रीकल्चर बैकवर्ड रीजन्स होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो डेवलप्ड रीजन्स में चले जाते हैं, वहां उनको अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। रीजन क्या कहते हैं, इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है यानी जब इनका काम धंधा खत्म हो जाता है, तो वन इज द सीजन आर ओवर, जब सीजन खत्म हो जाता है एग्रीकल्चर वर्कर्स स्पेशली लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड, और जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ओके, सो आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। देखो लेट जो आएगा उसको मतलब फिर बातें नहीं करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा, खाली आप फोकस कर लो कि आंसर क्या आएगा। इससे क्या पता चलता है आपको कि यानी अगर आपने अभी गलत किया है तो जब आप आंसर देखते हो उससे आपको याद रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन उस वक्त सर ने करवाया है, तो इस वक्त इसमें कोई फिर उस वक्त उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, ठीक है। यस, आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी पार्ट क्या, दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। देखते हैं कैसे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें डिफरेंट माइग्रेशन होते हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स के, यानी जब सीजन हो जाता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि ये जो माइग्रेशन होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, यानी जब एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क होता है, काम होता है, तो लेबर क्या करते हैं, वो जब किसी रीजन में होंगे तो वहां से आके वो काम कर लेते हैं, ठीक है। सो अपना रोजी रोटी कमाते, या जिनके अपनी जो लेबर होता है अगर उनकी अपनी जमीनें होंगी तो वो अपने मतलब उस लैंड में जाते हैं, जमीन में जाते हैं, तो वहां पे वो काम करते हैं, जितना उनको निकलता होगा घर में से तो वो काम करके फिर क्या करते हैं, अब जब उनको खत्म हो जाता है काम, यानी ये काम उन्होंने घर में कर लिया लेबरर्स ने, ठीक है, तो अब उनका काम खत्म हो गया, अब वो क्या करते हैं, जब सीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, सीजनल चेंज आ जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उठते हैं और जाते हैं कहीं और काम करने के लिए, ठीक है। हाँ, सो मतलब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वो उनको क्या करना होता है, वो अपनी जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, जिन्हें डेवलप्ड रीजन्स में जाते हैं, जहाँ डेवलप्ड रीजन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, तो वहां चले जाते हैं और वहां पे वो काम करते हैं। तो दैट मीन्स दोनों करेक्ट है, असर्शन रीजन, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेलरेट्स लैंड डिग्रेडेशन, यानी जब हम कल्टीवेट करेंगे कुछ उसमें से, यानी कम अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो उससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी। रीजन के सेकंड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन एम्फसाइजेस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म टू स्टॉप लैंड डिग्रेडेशन, जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे ज्यादा फोकस किया लैंड डिग्रेडेशन की, यानी जो लैंड डिग्रेड होता है उस पर उसने ज्यादा फोकस किया है। ओके, सो आपको बताना यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, आप आंसर कर लो सब। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और आंसर करते रहो, ठीक है। यस, कोई इधर उधर की बात मत करो। अगर कोई आपको कंफ्यूजन रहता है आप वो पूछ सकते हैं, है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे हम उसको एड्रेस कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास हम उसको फोकस कर लेंगे। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो डी पार्ट क्या है, दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का।
अब ऐसा जगह कहते हैं कि कम अगर हम कल्टिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा ज्यादा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया है, उससे ज्यादा फोकस किसके किया है कि लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप, बंद, खत्म कर देना। लैंड डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, तो उस पे ज्यादा फोकस किसने किया है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी ये जो लैंड डिग्रेडेशन के रिलेटेड ही स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी लैंड डिग्रेडेशन के रिलेटेड स्टेटमेंट है, दोनों फोकस करते हैं किस पे, लैंड डिग्रेडेशन पे, तभी ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डिवीजन ऑफ वर्क इज अ सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क्स विद ईच टास्क परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। यानी जब काम बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग काम बांटा जाता है, तो ये वर्क प्रोसेस जो है इसको बहुत सारे टास्क्स में बांटा जाता है। विद ईच टास्क परफॉर्म बाय सेपरेट पर्सन, हर एक टास्क जो है वो अलग अलग पर्सन करता है या ग्रुप ऑफ पर्सनस करते हैं, ठीक है। सो रीजन क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड वर्क। यानी जब काम बांटा जाता है वो एक मुश्किल बन जाता है, ठीक है, हाँ, और उसमें इंडिपेंडेंट बंदा रहता है, अकेले बंदा रहता है। ओके, सो अब आपको बताना यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर एसर्शन जो है वो ट्रू है तो ए आएगा, अगर एसर्शन फॉल्स होगा तो बी आएगा, अगर दोनों करेक्ट है और दोनों आपसे मिलते नहीं है तो सी आएगा, अगर दोनों करेक्ट है ना, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो डी आएगा। आप सब आंसर कर लो, आपको टाइम है, चलो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। देखो, हाँ, इसका आंसर देखते हैं पहले। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है वो देखते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो, यानी जब काम बांटा जाता है, यानी जॉइंट फैमिली होगी या कोई किसी और जगह कोई मतलब काम होगा, जब काम को बांटा जाता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टास्क किए जाते हैं और सेपरेटली हर एक पर्सन करता है उस काम को, अपना अपना काम जो उसको सौंपा गया वो काम करता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं वो काम करते हैं। ओके, सो ये करेक्ट ऑप्शन है ना। अब क्या था कि यानी जो काम बांटा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, ये काम जो बांटा जाता है ये कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं कॉम्प्लेक्स इजी बनता है, ठीक है। सो इसलिए मतलब इंडिपेंडेंट रहता है, आइसोलेटेड भी रहता है ना, तो बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से इजी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा 3 बॉयज रहते हैं रूम में। कितने बॉयज? 3। अब 3 बॉयज जो रूम में रहते हैं, आप इनको बनाना, वो खुद खाना बनाते हैं। अब एक क्या करता है, वो ब्रेकफास्ट बनाता है, वो बनाता है ब्रेकफास्ट। दूसरा क्या बनाता है? दूसरा लंच बनाता है, ठीक है, दूसरा लंच बनाता है। तीसरा क्या बनाता है? वो डिनर बनाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इनमें जो काम है, अलग अलग काम दे दिया गया है, एक ब्रेकफास्ट बनाता है, एक लंच बनाता है, एक डिनर बनाता है। ओके, सो ये जो इनका काम है वो आसान हो गया। अब अगर एक ही को सारा काम करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल एक दिन संडे को एक काम करेगा, मंडे को और एक काम करेगा, वो सारा काम उसी को पड़ जाएगा, ट्यूसडे को सारा काम उसी को पड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना बोझ बन जाएगा, है ना। वो बोलेगा अरे भाई मुझे किसने पकड़ लिया है ना, तो मेरी कैसे शामत आ गई है, ठीक है, हाँ। सो उसमें बर्डन हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जब सेपरेशन होगी, सेग्रीगेशन होगा, काम का अलग अलग काम दिया जाएगा, ठीक है, एक ब्रेकफास्ट बनाता है, दूसरा लंच बनाता है, तीसरा डिनर बनाता है, तो इसमें अलग अलग काम पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। सो इसलिए जो ए ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एसेंशियल क्या कहते हैं? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू गारंटी एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट। यानी
इंडियन गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और जिन्होंने उसका फ्रेम किया है, उन्होंने बोला कि यानी एवरी एडल्ट सिटीजन, यानी जो भी एडल्ट सिटीजन है उसको वोट देने का हक है, उसको वोट देने का अधिकार है, वो ठीक है, वो वोट दे सकता है, गारंटी लेके उन्होंने बोला है, ठीक है। सो ये किसमें बोला उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है, जब उन्होंने फ्रेम किया है। जो भी 18+ एज होगा, है ना, या एडल्ट होंगे, है ना, जिसकी एज 18+ होगी, तो वो सारे वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। अब जो बोला गया कि रीजन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये कंसिस्टेंट नहीं है इक्वालिटी के साथ, बराबरी के साथ, मतलब ये मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। आपको बताना आंसर क्या आएगा, वो आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आप तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो, है ना, इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं, वो अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है, ठीक है, तो उन्होंने एक गारंटी के साथ बोला कि जो भी एडल्ट सिटीजन है वो वोट कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरा जो है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है इक्वालिटी के साथ, नहीं, वो है मतलब कंसिस्टेंट किसके साथ, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है इक्वालिटी के साथ, वो फोकस करता है इक्वालिटी के साथ। तब ये वाला यहाँ पे इसने नहीं बोला, नॉट बोला है, तब ये वाला करेक्ट नहीं है। ओके, सो आई होप ये फॉल्स है। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, नॉट इवन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया हैज अपीयर्ड इन द टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड। अगर हम रिपोर्ट की बात करें, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया का जो है हायर एजुकेशन लर्निंग का जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में नहीं आता है वर्ल्ड के। सो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे है, ये कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन है यहाँ से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या कहते हैं? गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करना हायर एजुकेशन को। सेकंड, रेगुलेटरी एजेंसीज मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन एंड वर्क हार्ड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। यानी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है जो चलाते हैं हायर एजुकेशन को, उनको देखना है, उनको देखरेख करनी है काम को, जो काम हो जाता है हायर एजुकेशन में उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। सो ये आपको बताना है। अब इसको कौन फॉलो करता है? फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड? अगर पहला फॉलो करता है तो फर्स्ट ए आएगा, अगर सेकंड फॉलो करता है तो बी आएगा, अगर दोनों फॉलो करते हैं तो सी आएगा, अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं करता तो डी आएगा। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। अच्छे से क्वेश्चन को देखो। यहां पे आपको बताना है फॉलो, अभी तक था एसर्शन रीजन क्वेश्चन, अब कोर्स ऑफ एक्शन है। अब यहां पे जो बोला गया है इस स्टेटमेंट में, जो बोला गया है, अब इसको देख के आपको आंसर करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें फॉलो करता है। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट क्या है? इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलोज, यानी खाली सेकंड फॉलो इसको करता है।
देखो गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, प्राइवेट वाले ज्यादा फीस लेते हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख लेते हैं पर ईयर, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी एजेंसी मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन, हाँ जो हायर एजुकेशन को चला, चाहे यूजीसी है चाहे नैक है ना, तो जो इसको चलाते हैं है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको काम मतलब जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो भी वो काम करते हैं उसको मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां पे लूप होल्स है, हम टॉप क्यों नहीं कर पाते हैं, जो इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो टॉप क्यों नहीं कर पाते हैं, टॉप 200 में क्यों नहीं, टॉप 100 में क्यों नहीं आते हैं, ये देखना पड़ेगा किनको, रेगुलेटरी बॉडीज को, जो भी एजेंसीज है जो भी हायर एजुकेशन में काम करते हैं उनको देखना पड़ेगा, तो ये वाला इसीलिए फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। Mobile phone users have found that billing is not done according to advertised tariff plans by telecom companies and complain to regulatory authority about the same। यानी मोबाइल फोन यूजर्स मतलब उन्होंने बिलिंग का ऑप्शन नहीं देखा है अकॉर्डिंग टू जो मतलब प्लान होता है ना, कंपनी का जो प्लान होता है, मतलब टेलीकॉम कंपनी का जो प्लान होता है वो नहीं देखते हैं वो, ठीक है, और उन्होंने कंप्लेन कर दिया है कि अथॉरिटी को इसी के बारे में, किसके बारे में, कि हमें मिलता नहीं है जो टैरिफ प्लान हम देखना चाहते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिलिंग। तभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लान्स। यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको देखना है टेलीकॉम कंपनीज को, ठीक है, और उनको बताना है कि यानी आप जो टैरिफ प्लान से टैरिफ स्ट्रक्चर है सब प्लान्स का वो आप जारी कर दो। गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, रोकना चाहिए किनको, उन फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज को जो काम करते हैं कंट्री में। ओके, सो आप सब आंसर कर लो, आपका आंसर जो है आना चाहिए। यहाँ पे कौन फॉलो करता है, अगर फर्स्ट फॉलो करते तो फर्स्ट आएगा, अगर सेकंड फॉलो करते तो सेकंड आएगा, अगर दोनों फॉलो करते हैं तो सी आएगा, अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो डी आएगा। ओके, सो आई होप सब आंसर करेंगे। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा जूम कर लो, या आप इसको लैंडस्केप मोड, अगर मोबाइल से आप देखते हो तो लैंडस्केप मोड से भी देख सकते हैं, ठीक है, यस, लैंडस्केप मोड में अच्छा रहता है, वहां से आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है, छोटे से स्क्रीन में आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हाँ, इसका ए पार्ट आंसर है कि ओनली फर्स्ट फॉलोज फर्स्ट, इसको फॉलो करता है, ठीक है। मोबाइल फोन्स के बारे में बोला गया कि जो प्लान्स होते हैं वो मिलते नहीं है, मतलब जो यूजर्स होते हैं उनको मिलते नहीं है वो। अब उन्होंने कंप्लेंट की है किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो उनको चलाता है उन कंपनीज को, ठीक है, हाँ। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, उनको डायरेक्ट करना है टेलीकॉम कंपनीज को कि आप प्लान्स को अवेलेबल रखिए, ठीक है, जो भी प्लान स्ट्रक्चर आप बताते हो उसको ट्रांसपेरेंट बना दीजिए। अब जो यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के बारे में बोला गया कि उनको मतलब बैन करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इस स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है, यानी ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन इसमें नहीं बोला गया है, तो ये वाला इसका मतलब फॉलो नहीं करता है, अब ये वाला फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, रिपोर्ट स्टेटस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज आर नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री। यानी स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो मतलब निकलते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से, तो उनके लिए कोई जॉब नहीं है, और नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री, उनके जॉब नहीं है कोई इंडस्ट्री में, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट है द इंजीनियरिंग कॉलेज शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड द कोर्स कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या करना चाहिए, उनको उसी पे फोकस करना चाहिए, उसको उसी पे मतलब ऑटोनॉमी देनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कोर्स कंटेंट
किसके अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्री वहां पे फॉलो करती है, इंडस्ट्री में जो इसकी जरूरत है वही इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज्ड टू सेट अप कैंपस इन इंडिया, यानी जो वर्ल्ड क्लास यानी बाकी कंट्रीज के भी जो फॉरेन यानी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है उनको हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उनका कैंपस होना चाहिए इंडिया में। अब आपको बताना कौन सा फॉलो करता है, वो आप तक है, आप बताओ आंसर। वेरी गुड, चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये वाले क्वेश्चन जो इनको कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन बोलते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको माइंड में रखना है कि हमें इनको कैसे फॉलो करना है, ठीक है, कैसे फॉलो करना है इनको, इनका मतलब स्ट्रक्चर जो है, इनका पैटर्न जो है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं आपको समझाने नहीं आ जाऊंगा वहां पे, आपको वहां पे खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। सी पार्ट है बोथ कोर्सेज ऑफ एक्शन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, दोनों फॉलो करते हैं। देखो क्यों फॉलो करते हैं, पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यानी स्टेटमेंट क्या है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है जितने भी आते हैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है इंडस्ट्री में, यानी उनके लिए कोई काम धंधा नहीं होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अकॉर्डिंगली उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। जो इंडस्ट्री में नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन दोनों क्यों फॉलो करते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनमें मतलब ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल मतलब स्टेट जो है या जो इंडस्ट्री डिमांड करती है एजुकेशन, तो वो कंटेंट उनको पढ़ाना चाहिए उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, तभी ये फॉलो करता है। सेकंड भी फॉलो करते हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनका कैंपस इंडिया में होना चाहिए। जब उनका कैंपस इंडिया में हो जाएगा तो दोनों मतलब तब उससे क्या होगा कि इन्हें इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ओके, सो मतलब इंडस्ट्रीज में यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगी, ठीक है, वहां पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों कैसे फॉलो करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। मोस्ट ऑफ देम हु पास्ड फ्रॉम प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया हैव माइग्रेटेड टू डेवलप्ड नेशंस फॉर बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज से मतलब पढ़ के फिर जाते हैं डेवलप्ड नेशंस में, क्योंकि वहां पे उनको अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाती है, वहां पे उनका अच्छा खासा जॉब भी मिल जाता है, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहते हैं, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू साइन द बॉन्ड at the time of admission to the effect that they will serve in India at least for 10 years after they complete their graduation। तो ये जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा या कोई कॉलेज होगा, जब भी एडमिशन वो मतलब ले लेंगे तो उनको एक बॉन्ड लेना चाहिए, वो अपनी कंट्री को सर्व करेंगे एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 सालों में वो अपनी कंट्री को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, ठीक है, मतलब जॉब करेंगे अपनी कंट्री में ही जब तक वो कंप्लीट करेंगे ग्रेजुएशन, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, जब उनको कंप्लीट करेंगे वो ग्रेजुएशन, उसके बाद वो अपने कंट्री में ही 10 साल रहेंगे और सर्व करेंगे अपनी कंट्री को। उनको फॉरेन नहीं देना चाहिए, मतलब वो फॉरेन नहीं चल जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो उनको ये मतलब बॉन्ड लिखवाना है उस वक्त। ओके, सो सेकंड क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू प्रोवाइड सुटेबल अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री दैट मोटिवेट्स देम टू स्टे इन द कंट्री। सेकंड कहता है कि यानी हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको कुछ इकदाम उठाने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, है ना, विद इन द कंट्री स्टूडेंट्स को, जिससे वो मोटिवेट हो जाए और यहीं पे वो काम करें। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करते हैं, आप अपने एंगल से देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, आप तुरंत आंसर कर लो सब। आपको टाइम दे दिया गया है, आप इसका आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या है। इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड फॉलो करता है, पहला फॉलो। इन्हें 10 ईयर का बॉन्ड लिखना चाहिए, लिखवाना चाहिए स्टूडेंट से जो भी एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। सेकंड फॉलो करता है कि यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि यानी वो अपॉर्चुनिटी दे अपनी यूथ को, अपनी कंट्री की, मतलब अपनी कंट्री में जो यूथ है उनको मोटिवेट करे, उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, ठीक है, ताकि वो स्टे कर सके अपनी कंट्री में ही और सर्व कर सके अपने कंट्री में ही, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। इसीलिए सेकंड फॉलो करते हैं, फर्स्ट फॉलो नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। A number of school children in the local schools have fallen ill after consumption of subsidized meals provided by the school authorities. यानी स्कूल में जो खाना दिया जाता है उससे क्या हुआ कि यानी लोकल बच्चे जो है, यानी स्कूल के बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए, यानी बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए। और किससे बीमार पड़ गए? जब उन्होंने खाना खाया, कहाँ का? स्कूल का। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम शुड बी डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ऐसी स्कीम जो है इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, है ना। हाँ, सो द गवर्नमेंट शुड पुट इन प्लेस ए मोर इफेक्टिव सिस्टम टू चेक द क्वालिटी ऑफ मील प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। यानी गवर्नमेंट को ये एक टीम होना चाहिए कि जो चेक करे क्वालिटी किसकी, मील की, जो भी दिया जाता है, जो भी खाना दिया जाता है स्कूल में, उसको चेक करें। आप बताओ इसको कौन सा फॉलो करते हैं? आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। स्टेटमेंट जो पहले पढ़ो इसको अच्छे से और फिर बताओ कि कौन सा फॉलो करता है। दो ही इसके कोर्स ऑफ एक्शन है, दो में से आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। बी पार्ट क्या है वो देखते हैं। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली एक्शन सेकंड फॉलोज। देखो गवर्नमेंट इन्हें मतलब डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है। सेकंड फॉलो करता है कैसे? गवर्नमेंट को मतलब ऐसा इकदाम उठाना चाहिए, ठीक है, कि उसको इन्हें क्वालिटी चेक होनी चाहिए। जो भी खाना दिया जाता है स्कूल्स में, स्टूडेंट्स को जो खाना दिया जाता है और उसकी क्वालिटी को चेक मतलब डेली करना चाहिए या वीकली करना चाहिए या मंथली करना चाहिए, तभी तो ये वाला फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट द जेंडर रेशियोज हैज फॉलन फर्दर इन इंडिया। यानी जेंडर रेशियो दोबारा मतलब नीचे आ गया है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट दिखाता है। अब बताना है आपको कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा फॉलो कर। गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। गवर्नमेंट को दोबारा सेंसस करना चाहिए जिससे रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाए। Second, government should immediately start an awareness campaign through its public relations department about the effects of low gender ratio and encourage them to improve it. यानी गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लिए, ताकि लो जेंडर इफेक्ट जो है उसको देखा जाएगा, उस रेशो को देखा जाएगा और एनकरेज किया जाएगा इसको इम्प्रूव करने के लिए। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। तो ये आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड। देखो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, है ना। आज के बाद तो खाली आप आंसर कर लो। ए पार्ट आंसर आएगा, बी पार्ट आंसर आएगा, सी या डी आंसर आएगा। आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तब आप ऐसे ही करोगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे तब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ शोर करोगे, शोर नहीं करना है, ठीक है। आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। ओके, सो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट क्या है?
ओनली सेकंड फॉलो, देखो कैसे गवर्नमेंट ने एक सेंसस किया है तो अब वहां पे जेंडर रेशो जो हो गया वो कम होता गया है, ठीक है। जैसे फीमेल्स कम है, मेल ज्यादा है, ऐसे। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो सेकंड फॉलो करता है तो फर्स्ट हम देखते हैं क्यों नहीं फॉलो करता, गवर्नमेंट को दोबारा सेंसस करना चाहिए, नहीं दोबारा क्यों करेगा, तो सेम रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। सो गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि इन्हें उसको अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के जरिए, जिससे उनको बोला जाए कि ये जेंडर का जो रोल है ना, जेंडर रेशो है वो कम है। अब उसको एनकरेज इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए सेकंड फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो नहीं करता है। ये बोलता है कि सेंसस दोबारा करना चाहिए, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चलो, कोई बात मेरी कर रहा है ना। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज, ठीक है। आप नोट्स को डाउनलोड कैसे करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ ना, यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी है आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो ये कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, पीजीटी टीजीटी कोर्सेज हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, इसको भी आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स है, ये 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये भी सीटेट के बैच है, सीटेट बैच में ये वाले क्लासेस होते हैं 9 AM 10 AM 1 PM, है ना, 1 PM 3 PM 4 PM, इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। ये भी ऑलरेडी 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो ये दोबारा पीजीटी टीजीटी की क्लासेस आ रहे हैं इसमें, तो इनका भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। So thank you everyone.